हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएलकेएम की छात्र अधिकार पदयात्रा विधानसभा पहुंची। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन। झारखंड में एक कल्याण छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को लेकर युवाओं में गहरा आक्रोश है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा सदन में भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने छात्रवृत्ति भुगतान, परीक्षा कैलेंडर के पालन और खतियान आधारित स्थान नीति को लेकर डुमरी से 4 दिसंबर को छात्र अधिकार पदयात्रा निकाली थी, जो मंगलवार को पदयात्रा रांची पहुंची। पदयात्रा पार्टी के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे। पदयात्रा जैसे जैसे विधानसभा की ओर बढ़ने लगी, विधानसभा से पहले ही सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग लगाकर यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद छात्रों ने कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति बेहद चिंताजनक है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वही मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि पदयात्रा का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा है कि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य में ना तो नियुक्तियां हो रही है और न ही छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि वे विधानसभा तक पहुंचकर अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन हमें रोक लिया गया। इससे राज्य भर के छात्रों की आवाज और बुलंद होगी। उन्होंने आगे कहा है कि जेएलकेएम आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी करेगा। हजारीबाग की 67,300 छात्र स्कॉलरशिप न मिलने से प्रभावित, छात्रों ने किया भिक्षाटन। हजारीबाग जिले के लगभग 67,300 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए अब छात्र आंदोलन की राह पर हैं। आजसू पार्टी ने हजारीबाग से भिक्षा आंदोलन की शुरुआत की है। छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपनी हक के लिए आवाज बुलंद करते हुए गांधी मैदान से समाहरणालय तक पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि राज्य के हजारों विद्यार्थियों को पिछले 1.5 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। खासकर ओबीसी वर्ग से आने वाले छात्र इससे अधिक प्रभावित हैं। हजारीबाग जिले की बात की जाए तो ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लगभग 71,000 छात्रों ने एक कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिए थे। अब तक लगभग 3700 अभ्यर्थियों को ही स्कॉलरशिप की राशि मिल पाई है। मंगलवार को हजारीबाग के छात्रों ने आजसू के बैनर तले भिक्षा आंदोलन किया, जहां हजारों छात्र आंदोलन में शामिल हुए। छात्रों ने शहर के गांधी मैदान से निकलकर उपायुक्त को छात्रवृत्ति के लिए ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में शामिल आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने कहा कि राज्य भर में लंबित छात्रवृत्ति के लिए आजसू पार्टी राज्य स्तरीय आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। संजय मेहता ने कहा कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति के मामले में गोल मटोल बात कर रही है, लेकिन राज्य का वित्त प्रबंधन बेहद खराब है। मैया सम्मान योजना के कारण दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा नहीं बच पा रहा है। धनबाद में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी ऐप्स और लिंक भेजकर करते थे ठगी, 8 मोबाइल बरामद। धनबाद साइबर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी शहर के विभिन्न हिस्सों में किराए के मकान लेकर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 2 बाइक बरामद की है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टुंडी थाना क्षेत्र के सचिन कुमार, महेश मंडल और तोपचांची थाना क्षेत्र के विनोद कुमार महतो शामिल हैं। ये तीनों लंबे समय से साइबर ठगी में सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह पहले टुंडी क्षेत्र में सक्रिय था, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ने पर इन्होंने अपना ठिकाना बदलकर शहरी इलाकों में किराए के मकान ले लिए थे। अपराधी फर्जी एपीके फाइल, आरटीओ चालान और एसबीआई रिवॉर्ड जैसे नकली ऐप्स व लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल से निजी जानकारी चुराते थे और जानकारी मिलने के बाद वे पीड़ितों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। हेमंत सोरेन ने विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा युवाओं की प्रतिभा झारखंड का गौरव। 69वीं एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में खिताब जीतकर लौटी झारखंड की अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने टीम के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगियों को राष्ट्रीय चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई दी और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं में खेल के प्रति जबरदस्त उत्साह और क्षमता
मिलता है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। सोरेन ने विश्वास जताया है कि झारखंड के खिलाड़ी आने वाले समय में खेल जगत में और भी नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि युवा खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण राज्य का मान बढ़ा रहा है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है झारखंड की यह गांव। खटिया के सहारे मरीज को ले जाते हैं मुख्य सड़क तक। आजादी के 77 साल बाद भी पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कई इलाके बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। स्थिति इतनी दयनीय है कि आज भी बीमार लोगों को अस्पताल या मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को खटिया का सहारा लेना पड़ता है। ताजा मामला कुंजबोना पंचायत के छोटा मौलीपाड़ा गांव का है, जहां एक बीमार महिला को मुख्य सड़क से गांव तक वाहन से ले जाना नामुमकिन हो गया। मजबूरन परिजनों और ग्रामीणों ने उसे खटिया पर बैठाकर पथरीले और गड्ढों से भरे रास्तों को पार करते हुए घर पहुंचाया। ग्रामीणों के मुताबिक मौलीपाड़ा जाने वाली सड़क वर्षों से बदहाल पड़ी है। जगह जगह बड़े गड्ढे, टूटी पगडंडियां, नुकीले पत्थर और दलदल जैसे रास्तों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बारिश में स्थिति तो और भयावह हो जाती है। यहाँ की सड़क पूरी तरह कीचड़ में बदल जाती है, जहां एम्बुलेंस या 4 पहिया वाहन तो दूर, बाइक तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खराब पड़े सड़क को अब तक बनाने की पहल नहीं की गई है। छात्रवृत्ति पर राजनीति, मंत्री चमरा लिंडा बोले करना होगा लंबा इंतजार। जयराम ने कहा आवाज कर देंगे नीलाम। झारखंड में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया। मंगलवार को सदन में जब यह मुद्दा उठा तो एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने साफ कह दिया है कि छात्रवृत्ति के लिए अभी स्टूडेंट्स को लंबा इंतजार करना होगा। वहीं डुमरी के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के लिए वह अपना आवास नीलाम कर देंगे। इससे पहले शुक्रवार को जब झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष की ओर से सुदिव्य कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। सोमवार को भी यह मुद्दा सदन में उठा। वहीं मंगलवार को विधानसभा में चमरा लिंडा ने जब कह दिया कि छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा, तब बाहर जयराम महतो ने कहा है कि छात्रों के लिए वह अपना आवास नीलाम कर देंगे। धनबाद में एल&टी वेयरहाउस से 30 लाख के पार्ट्स चोरी। हथियारबंद अपराधियों ने गार्डों को बंधक बनाया। 20 से अधिक की संख्या में थे बदमाश। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के पंडुगी स्थित एल&टी कंपनी के वेयरहाउस में सोमवार रात चोरी की बड़ी वारदात हुई है। हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने लगभग 30 लाख रुपए मूल्य के नल के कलपुर्जे चुरा लिए। यह वेयरहाउस हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही कंपनी का है। यह घटना सोमवार रात करीब 2:30 बजे की बताई जाती है। 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने वेयरहाउस पर धावा बोल दिया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद 4 गार्डों के साथ मारपीट की और फिर उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना लिया। अपराधी वेयरहाउस की बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर घुसे। उन्होंने लगभग 95 बोरी नल के कलपुर्जे चुराए। इन कलपुर्जों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। देश को विकास का रास्ता खुद बनाना होगा। गौतम अडानी ने धनबाद IIT IISM के लिए किए 2 बड़े ऐलान। बोले झारखंड में बहुत अपॉर्चुनिटी। उद्योगपति गौतम अडानी मंगलवार को धनबाद में IIT IISM के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे। उन्होंने IIT IISM धनबाद के 3रे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 50 वर्षीय पेड इंटर्नशिप की घोषणा की। इन 50 छात्रों में 35% को नौकरी का ऑफर भी दिया जाएगा। साथ ही संस्थान में अडानी 3S माइनिंग एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की, जो खनन प्रौद्योगिकी और शोध को नई दिशा देगा। गौतम अडानी ने कहा कि भारत को वैश्विक गठबंधनों के बदलते स्वरूप और देशों के स्वार्थ आधारित रवैये के बीच अपना स्वतंत्र विकास मार्ग तय करना होगा। उन्होंने जोर दिया है कि भारत की संप्रभुता अब 2 प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करती है, भूमिगत संसाधनों और महारत और ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण, जो देश के विकास की गति तय करते हैं। डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की जल्द होगी नियुक्ति। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि राज्य के किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की अगर समस्या है तो जेपीएससी को जल्द ही अधियाचना भेजकर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर है। राज्य के छात्र छात्राओं की पढ़ाई किसी भी स्तर से बाधित नहीं हो। वे मंगलवार को भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। अमित
कुमार ने कहा है कि हजारीबाग स्थित बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं का नामांकन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किया गया है, लेकिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की कमी के कारण पठन पाठन कार्य शुरू नहीं हो सका है। आयुष्मान योजना के तहत थैलेसीमिया मरीज के इलाज के लिए सरकार 14 लाख रुपए वहन करेगी। इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत अन्य राज्यों की तर्ज पर 14 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च वहन करेगी। मंत्री ने यह बातें मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कही। प्रदीप यादव ने यह मामला ध्यानाकर्षण की सूचना के तहत उठाया था। जवाब में मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पास झारखंड में थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों का कोई सर्वे रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार ऐसे पीड़ित बच्चों का सर्वे कराएगी और मरीजों के हित में सदर अस्पताल में बोन मैरी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नई तकनीक से ठगी करते थे, पुलिस ने बरामद किए सिम मोबाइल। जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी लोगों को ठगने के लिए व्हाट्सएप लिंक और स्क्रीन शेयरिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। जिले की साइबर पुलिस अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से साइबर अपराध पर नकेल कसने की तैयारी में है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने इन गिरफ्तारियों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पास एक जंगल में छापेमारी की। इस दौरान साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 अपराधियों को रंगे हाथों दबोच लिया गया। इनके पास से पुलिस ने 12 सिम कार्ड और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपी पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक से ठगी कर रहे थे। वे व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर लोगों से ऐप इंस्टॉल करवाते थे और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। एनटीपीसी को बादम कोल प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के फैसले से ग्रामीण नाराज, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में बादम कोयला परियोजना के खिलाफ मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल झारखंड सरकार ने गैर मजरूवा खास और गैर मजरूवा आम जमीन को बादम एनटीपीसी कोल माइंस को आवंटित किया है। सरकार के इस फैसले से इलाके के किसान और भू रैयत नाराज हैं। नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर बादम चौक को जाम कर दिया। किसानों ने कहा है कि बड़कागांव प्रखंड के गांव में झारखंड की वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। सरकार ने एनटीपीसी बादम कोयला खनन परियोजना के लिए बड़कागांव अंचल की गैर मजरूवा खास और गैर मजरूवा आम भूमि को 30 साल की लीज पर देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से बादम, गोंदलपुरा, हरली, राउतपारा सहित विभिन्न गांवों के लोग और भूरैयत बेहद नाराज हैं। विकास महातो ने कहा कि ग्रामीण एकजुट हैं, सरकार के इस फैसले को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, मरते दम तक कोयला कंपनियों के विरुद्ध चट्टान की तरह डटे रहेंगे। ग्रामीणों का मानना है कि सरकार की ओर से एनटीपीसी को जमीन लीज पर देने का फैसला उनके जंगल जमीन के अधिकारों का हनन है। कहा कि सरकार को सबक सिखाएंगे तब ग्रामीणों की जमीन बचेगी। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर आजसू पार्टी का चंदन कियारी में उग्र प्रदर्शन। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर आजसू पार्टी बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड कमेटी की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। प्रखंड मुख्यालय स्थित सुभाष चौक पर आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश महातो ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आमजनों के साथ साथ अब विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने के कारण छात्र छात्राओं के पठन पाठन में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही उनके उत्साह को भी कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में जनहित के मुद्दों पर राजनीति करने वाली आजसू पार्टी सरकार के इस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो समग्र झारखंड में पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर पार्टी के अनेकों नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह नगर निगम कर्मी भूख हड़ताल पर 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। कहा सालों से लंबित है मांग। गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरनास्थल पर फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, चंद्रमोहन मंडल और इंद्रजीत पांडे सहित कई कर्मचारी
कर्मचारी नेता उपस्थित थे। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा कई बार आश्वासन देने, विभिन्न स्तरों पर बैठकों और मंत्रियों के साथ लिखित समझौतों के बावजूद कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों का विवरण दिया है। इनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, वेतन संरचना में सुधार, सेवा शर्तों को स्पष्ट और व्यवहारिक बनाना, पदोन्नति नीति लागू करना और कार्यस्थल पर सुविधाओं में बढ़ोतरी शामिल हैं। भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में निगम कर्मी शामिल हुए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कर्मचारियों ने बताया है कि नगर निगम शहर की सफाई, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं का दैनिक रूप से संचालन करता है, लेकिन इसके बदले उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और स्थायी सुरक्षा नहीं मिल रही है। आरपीएफ ने 60 कछुए बचाए, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे कछुए 120 रुपए केजी पर खरीदते थे। धनबाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 कछुओं को तस्करी से बचाया है। यह कार्रवाई गाड़ी संख्या 13010 योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के जनरल कोच में की गई, जहां से 2 कछुआ तस्कर रामदास और हिमांशु वैद्य को गिरफ्तार किया गया। ये कछुए उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया है कि वे पिछले 2 वर्षों से कछुओं की तस्करी कर रहे हैं और महीने में 2 से 3 बार यह काम करते हैं। वे इन कछुओं को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित अतरुलिया थाना क्षेत्र के पत्तल बनाने वाले मुसहर समुदाय के लोगों से 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदते थे। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में कार्तिक शाह नामक व्यक्ति को बेचा जाता था। आरपीएफ ने गिरफ्तार किए गए तस्करों को आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग ने बरामद कछुओं को संरक्षण प्रदान किया है और दोनों तस्करों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुमला में कुएं में डूबकर महिला की मौत, पानी भरने के दौरान हुआ हादसा। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के चट्टी पतराटोली गांव में कुएं में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना पानी भरने के दौरान हुआ। पुलिस ने मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय फूलो देवी पत्नी राजू उरांव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया है कि मंगलवार सुबह करीब 12 बजे फूलो देवी घर के काम के लिए कुएं से पानी लेने गई थी। जब वह कुछ देर तक नहीं लौटी और घर में कोई नहीं था, तब परिजनों ने कुएं के पास बाल्टी देखी। तलाश करने पर उनका शव कुएं के अंदर मिला। आनन फानन में उन्हें कुएं से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका अपने पीछे 2 छोटे बच्चे छोड़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन से भारतीय खो खो महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारतीय खो खो महासंघ KKFI के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने रांची में 9 से 14 मार्च 2026 तक होने वाली पहली कॉमनवेल्थ खो खो प्रतियोगिता का पूरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने आयोजन पर सकारात्मक चर्चा की और सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। यह झारखंड में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट होगा, जिसमें 23 देशों की बालक और बालिका टीमें हिस्सा लेगी। मुलाकात में KKFI के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सचिव MS त्यागी, महासचिव उपकार सिंह विरक समेत राज्य के कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बोकारो में हाईवा की चपेट में आए भाकपा नेता हुई मौत। एस पॉन्ड परिसर में हुआ हादसा, लोगों का हंगामा। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के DVC पॉन्ड परिसर में मंगलवार सुबह एक हाईवा की चपेट में आने से भाकपा नेता और पूर्व पंचायत प्रतिनिधि मनीरुद्दीन अंसारी की मृत्यु हो गई। वे बाजार टांड नूरी नगर के निवासी थे। जानकारी के अनुसार मनीरुद्दीन अंसारी रोज की तरह एस पॉन्ड से जुड़े कार्यों की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान कांटाघर के पास से गुजर रहे एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मनीरुद्दीन अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल DVC अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बोकारो के BGH रेफर किया गया। हालांकि बोकारो ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। बड़ी संख्या में लोग एस पॉन्ड के पास जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए कई हाईवा वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो है लोगों को शांत कराया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा पर नियंत्रण लगाने और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।
ठंड के बढ़ते प्रकोप पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जारी किया अलर्ट। राज्य में ठंड व शीतलहर की संभावित बढ़त को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। प्रमुख रूप से बुजुर्गों, नवजातों, छोटे बच्चों और पुरानी बीमारी से ग्रसित लोगों को विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि जरूरत न होने पर ठंडे मौसम में बाहर निकलने से बचे। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो पर्याप्त गर्म कपड़े पहने और शरीर को ठंड से बचाए रखें। हाइपोथर्मिया और ब्रोंकियल श्वसन संबंधित समस्याओं के लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। घर में कमजोर लोगों के पास त्वरित इलाज की व्यवस्था रखने पर जोर दिया गया है। वहीं विद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर सुबह व रात के समय ठंड से बचाव के उपाय अपनाने के लिए अभिभावकों एवं व्यवस्थापक से समन्वय करने का अनुरोध किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के माध्यम से जनता को ठंड से बचाने के सरल उपायों की जानकारी पहुंचाने का काम तेज करने का भी निर्देश दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि गर्म पेय व पौष्टिक आहार ले, अलाव या हीटर का उपयोग करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें और खुले आग के आसपास बच्चों को अकेला ना छोड़े। भीगे कपड़े शीघ्र बदले और ठंड से बचाव के लिए घरों में वेंटिलेशन व हीटिंग का संतुलन बनाए रखें। रिम्स कैंपस में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, भारी सुरक्षा में कार्रवाई जारी। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को राज्य जिला प्रशासन, पुलिस बल और रिम्स प्रबंधन की संयुक्त टीम एक बार फिर बरियातू थाना क्षेत्र पहुंची। टीम ने जैसे ही अभियान की शुरुआत की, स्थानीय लोगों और अतिक्रमणकारियों ने जोरदार विरोध किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबह से ही प्रशासनिक टीम बुलडोजर, जेसीबी और अन्य संसाधनों के साथ स्थल पर मौजूद थी। निरीक्षण के बाद जैसे ही संरचनाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, कई दुकानदारों और आसपास के लोगों ने नाराजगी जताना शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि वर्षों से वे इसी जगह पर अपनी दुकानें लगाकर परिवार चला रहे हैं, लेकिन अब अचानक कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ऐसे अभियानों का बोझ हमेशा गरीबों पर ही पड़ता है। उनका कहना है कि सिर्फ गरीब ही ऐसे अभियानों से पिसते हैं, बड़े लोगों के कब्जे पर कभी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन पहले वैकल्पिक व्यवस्था दे, इसके बाद ही हटाने की कार्रवाई करे। विरोध बढ़ने पर पुलिस को भीड़ को पीछे हटाने के लिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ा। कुछ स्थानों पर नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की बैरिकेडिंग कर दी। हालांकि पदाधिकारियों ने लोगों को शांत कराते हुए कहा है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है और कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच संगठनात्मक तैयारी, भविष्य की रणनीतियों और राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा हुई। आदित्य साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन हमेशा प्रेरक रहा है और मुलाकात अत्यंत सकारात्मक रही। आदित्य साहू ने यह भी कहा कि भाजपा समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मेडिकल में फर्जी प्रमाण पत्र से हो रहा नामांकन, बाबूलाल मरांडी ने कहा मामले की हो सीबीआई जांच। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूचना के माध्यम से मेडिकल में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB द्वारा काउंसलिंग में नेशनल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर काउंसलिंग में घपला किया जा रहा है। इससे फर्जी प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी नामांकन ले रहे हैं। काफी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का नामांकन नहीं हो रहा है। उन्होंने इसे अति गंभीर विषय बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि JCE-CEB द्वारा नेशनल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की गाइडलाइन के तहत NTA की वेबसाइट को लिंक नहीं किया जा रहा है। इसमें बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत है। उन्होंने बोर्ड के वर्तमान पदाधिकारियों को अविलंब हटाने तथा काउंसलिंग रद्द कर नए सिरे से काउंसलिंग करने की मांग की है।
बोकारो जिले भर में फायर ऑडिट अनिवार्य, डीसी ने दिए सख्त आदेश, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोवा में हुई आगजनी की बड़ी घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। मंगलवार को उपायुक्त ने फायर सेफ्टी को लेकर आपात बैठक बुलाते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में डीसी ने स्पष्ट कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने फायर ऑफिसर भगवान ओझा को आदेश दिया है कि बोकारो के सभी रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल, अपार्टमेंट, पब्लिक प्लेस, विवाह स्थल एवं अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों का फायर ऑडिट तुरंत पूरा किया जाए और सभी प्रतिष्ठानों से अनिवार्य रूप से एनओसी प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा है कि जहां भी फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं होता पाया जाएगा वहां तुरंत नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के तमाड़ में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर रायडी गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घटना मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे की है। घायलों में एक की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार करामदिरी निवासी लबगन मुंडा उर्फ पांडु मुंडा और कामारापा निवासी राहुल पातर एक बाइक से तमाड़ बाजार से अपने घर लौट रहे थे। रायडी गांव के पास ट्रैक्टर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लबगन मुंडा की पैर की हड्डी टूट गई। उसे प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। वह दूसरे घायल युवक राहुल पातर का इलाज तमाड़ अस्पताल में चल रहा है। इससे पहले सूचना मिलने पर तमाड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को तमाड़ अस्पताल पहुंचाया। गौतम अडानी पहुंचे दिव्यांग स्कूल, पहला कदम, 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा। आईआईटी आईएसएम के 100वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी धनबाद पहुंचे। आईआईटी आईएसएम से निकलने के बाद वह सीधे सरायढेला स्थित नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित पहला कदम स्कूल के दिव्यांग बच्चों से मिलने पहुंचे। उन्होंने स्कूल का दौरा किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। विद्यालय के भ्रमण के दौरान बच्चों की क्षमताओं और ट्रस्ट के कार्य को उन्होंने समझा। इसके बाद गौतम अडानी ने नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 3 करोड़ रुपए के विशेष सहयोग देने की घोषणा की। यह रकम अगले 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। यह पैसा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, थेरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए अवसरों के सृजन में खर्च किया जाएगा। दुमका में नवीन पटवारी के घर पर एसीबी की दबिश। दुमका के मुख्य व्यवसायी नवीन पटवारी के घर पर मंगलवार की सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रांची दुमका की टीम ने सुबह छापेमारी की, जो लगभग 8.5 घंटे तक चली। मिली जानकारी के मुताबिक टीम सुबह 8 बजे के करीब टाटा शोरूम चौक से दुधानी के बीच श्री पटवारी के मकान में पहुंची। टीम में डीएसपी एसीबी नूर टुड्डू के अलावे आधे दर्जन लोग शामिल थे। टीम के साथ पुलिस व SIRB जवान शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही एसीबी ने राज्य के चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के राजधानी रांची स्थित आवास व दफ्तर समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। तब कार्रवाई रांची जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित उनके प्रतिष्ठान रानी सती प्लाई एंड डेकोर पर भी की गई थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी IAS विनय चौबे से जुड़े शराब घोटाले की जांच के तहत की गई थी। सूत्र बताते हैं कि एसीबी को इनपुट मिले थे कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से विभिन्न जगहों पर इन्वेस्ट किया है। इसी आधार पर एसीबी टीम ने कई लोकेशनों पर एक साथ ऑपरेशन चलाया। दुमका के नवीन पटवारी और श्रवण जालान रिश्तेदार हैं। यही वजह है कि उनके घर पर एसीबी ने दस्तक दी है। दस्तावेज खंगाले। शाम के वक्त जब टीम अपनी जांच कर वापस निकली तो मीडिया को कुछ भी बताने से परहेज करती रही। मिली जानकारी के मुताबिक जब छापेमारी चल रही थी उस वक्त कई तरह के कागजात पकड़कर कचरे में फेंके जा रहे थे। झारखंड पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को मिली IPS में प्रोन्नति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति देने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय द्वारा जारी यह अधिसूचना सेलेक्ट लिस्ट 2020, 2022 और 2023 के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें झारखंड कैडर में 9 रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी गई है। यूपीएससी की 8 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई गई थी, जिसके बाद भारत सरकार के जो अवर सचिव चंदन कुमार ने यह आदेश जारी किया है। वर्ष 2020 की चयन सूची में अविनाश कुमार, वर्ष 2022 की चयन सूची में शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार का नाम है। वही वर्ष 2023 की चयन सूची में मंजरुल होदा, राजेश कुमार, रोशन गुड़िया, श्रीराम सामड़ का नाम है।
रांची रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी से यात्री परेशान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी। रांची रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर यात्रियों ने गंभीर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में कहा गया है कि 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों से तुरंत आवारा कुत्तों को हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आवारा कुत्ते घूमते देखे जाते हैं। इससे यात्रियों में डर और असुविधा की स्थिति बनी रहती है। साथ ही स्टेशन पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और रेलवे सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। लोगों ने रेलवे प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। हरिचक में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। न्यू गिरिडीह स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला छत विछत शव। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक युवक का छत विछत शव रेलवे ट्रैक पर मिला। यह घटना सलैया न्यू गिरिडीह स्टेशन के पास हरिचक में हुई। मृतक की पहचान हरिचक निवासी टुपलाल दास के 30 वर्षीय पुत्र प्रकाश दास के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने सुबह खेतों की ओर जाते समय रेलवे ट्रैक के पास शव देखा। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। सभी संभावित पहलुओं पर जांच जारी है। देवघर के पेड़े में मिट्टी की मिलावट की बात निकली बेबुनियाद। प्रशासन और लैब रिपोर्ट ने अफवाहों पर लगाया विराम। बैद्यनाथ धाम देवघर के प्रसिद्ध प्रसाद पेड़े में मिट्टी की मिलावट को लेकर सोशल मीडिया पर फैली खबरों ने आम लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में यह दावा किया गया था कि श्रावणी मेले के दौरान देवघर में पेड़े में करीब 15% तक मिट्टी मिलावट की गई थी। खबर के वायरल होते ही मामला काफी तूल पकड़ लिया। हालांकि जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो इन दावों की पुष्टि कहीं से भी नहीं हो सकी है। जिला खाद्य निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब तक की गई जांच में देवघर की किसी भी दुकान में पेड़े में मिट्टी की मिलावट का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले में से अब तक लगभग 600 से 700 पेड़े की दुकानों की जांच की जा चुकी है, लेकिन एक भी स्थान पर पेड़े में मिट्टी की मिलावट की शिकायत सही नहीं पाई गई है। फूड इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के अनुसार राज्य स्तर की फूड स्टेट लेबोरेटरी से भी इस मामले की पुष्टि कराई गई। लैब रिपोर्ट और विभागीय जांच दोनों में यह साफ हो चुका है कि देवघर में तैयार हो रहे पेड़े पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें मिट्टी की मिलावट जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। राज्य के वरीय अधिकारियों द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक बयान जारी कर इस अफवाह का खंडन किया जा चुका है। बोकारो में सड़क दुर्घटना में पुलिस जवान की दर्दनाक मौत। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर। बोकारो पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय सदस्य और गोविंदपुर के रामपुर निवासी राकेश महतो का सोमवार देर शाम सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार राकेश महतो बोकारो पुलिस लाइन से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने धनबाद के धनसार पहुंचे थे। वहां से निजी कार्य निपटाने के बाद वे रामपुर स्थित अपने घर पहुंचे और मां से मुलाकात की। इसके बाद वे ड्यूटी पर लौटने के दौरान राजगंज होते हुए बोकारो जा रहे थे। इस दौरान रात करीब 8:30 बजे जमुआ टांड और काको मोड़ के पास उनकी बाइक एक हाईवा से टकरा गई। जोरदार टक्कर में राकेश महतो की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित SNMCH भेजा गया है। पुलिस जवान के आकस्मिक निधन से सहकर्मियों और परिचितों में गहरा शोक है। गोड्डा की जयंती मिस इंडियन ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित। जयपुर में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। 21 दिसंबर को होगा फिनाले। गोड्डा की जयंती कुमारी फॉरएवर मिस इंडियन कॉन्टेस्ट 2025 के ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजस्थान के जयपुर में होने वाली इस प्रतियोगिता के टॉप 3 में महागामा निवासी जयंती ने जगह बनाई है। ग्रैंड फिनाले 21 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा, जबकि प्रतियोगिता 19 से 21 दिसंबर तक चलेगी। 28 वर्षीय जयंती ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फैशन और ब्यूटिशियन में रुचि थी। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने पहले सरकारी नौकरी प्राप्त करने का निर्णय लिया। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एम्स कल्याणी में नर्सिंग ऑफिसर का पद हासिल किया। सरकारी नौकरी मिलने के बाद जयंती ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने की ठानी। उनके दोस्तों ने भी उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में वह अपने पेशेवर करियर के साथ साथ फैशन के अपने सपने को भी साकार कर रही है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।